बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम आखिरी दो न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखेंगे। एक आखिरी न्यूमेरिकल हैं सवाल नंबर 9 और 10 के। इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए मैं आपको मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, इन दोनों कैलकुलेशंस, इन दोनों मसावातों को मिलाकर एक नई मसावात बनाना भी सिखाऊंगा और इस नई मसावात की मदद से कैसे हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल कर सकते हैं, ये भी आज के लेक्चर में तफसीली समझेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 9 और 10 करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ जो आपने मोल मास कैलकुलेशन के अंदर सीखा और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अंदर सीखा। अगर मैं इन दो फार्मूलों को आपस में मिला दूं, जोड़ दूं और इन दोनों को मिलाने की मदद से एक नया फार्मूला बनाता हूं, तो उस नए फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इन दो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा आसानी के साथ भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम उन दोनों फार्मूलों को आपस में जोड़कर तो एक नया फार्मूला बनाते हैं। तो वो दो फार्मूले कौन कौन से थे? पहले नंबर पर हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था मोल मास कैलकुलेशंस। और मोल मास कैलकुलेशन के अंदर हमने जो फार्मूला पढ़ा वो कुछ इस तरह से था कि किसी भी शय के मोल्स, किसी भी शय के मोल्स बराबर होते हैं शय का दिया गया मास तकसीम इसी शय का मोलर मास। ये पहली कैलकुलेशन थी जिसको मोल मास कैलकुलेशन का नाम दिया था। दूसरे नंबर पर हमने जो कैलकुलेशन पढ़ी थी वो ये थी कि मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अंदर हमने जो फॉर्मूला सीखा था, जो समझा था, वो कुछ इस तरह से था कि किसी भी शय के मोल्स बराबर होते हैं पार्टिकल्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को हम जाहिर करते हैं Na से। तो चाहे एवोगैड्रो नंबर लिख दें, चाहे Na लिख दें, या इसकी जो तादाद है, वैल्यू है, वो लिख दें, एक ही बात है। और पार्टिकल से मुराद यहाँ पे एटम्स की तादाद भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हो सकती है, और किसी भी शय के अंदर पाए जाने वाले आयंस की तादाद भी हो सकती है। अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को आपस में इकट्ठा करता हूँ, मिलाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। मैं दोनों फार्मूलों को आपस में मिलाता हूँ। तो रियाजी का एक असूल है, जब इस तरह के आप दो फार्मूलों को या इस तरह की आप दो मसावातों को आपस में जब मिलाते हैं, तो मिलाने के लिए अगर दोनों मसावातों की बराबर की कोई भी एक तरफ आपस में एक जैसी हो, तो उनकी जो दूसरी अतराफ हैं वो भी आपस में एक जैसी होती हैं। मसलन यहाँ अगर आप पहली मसावात देखें और दूसरी मसावात देखें, तो दोनों की जो बाएं जानिब है वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर दोनों की बाएं जानिब एक जैसी है तो रियाजी के असूल के मुताबिक इन दोनों की जो दाएं जानिबें हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ रियाजी के असूल के मुताबिक कि शय का दिया गया मास
तकसीम शय का मोलर मास बराबर है पार्टिकल्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर के। तो मैंने क्या किया, ऊपर दी गई दोनों मसावातों को आपस में क्या किया, मिला दिया। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकता हूँ कि मसावात 1 और 2 को आपस में जोड़ने या मिलाने से मेरे पास ये तीसरी तरह का फार्मूला बनेगा। और ये फार्मूला, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी? शय का दिया गया मास है, शय का मोलर मास है, पार्टिकल्स की तादाद है, एवोगैड्रोस नंबर है। अगर मैंने इन चारों में से कोई सी एक चीज़ मालूम करनी हो तो मुझे बाकी 3 का पता होना चाहिए। तो कोई सी भी 3 अगर पता हो तो चौथी चीज़ इसमें से आसानी से मालूम की जा सकती है। मैं यहाँ पे इन 2 न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए इस फार्मूले को, जो कि असल में इन्हीं 2 मसावातों का एक मिलाया गया ताल्लुक़ है, मैं इसको इस्तेमाल करके इन 2 न्यूमेरिकल्स को हल करना सिखाता हूँ आपको। इधर सवाल नंबर 9 देखें ज़रा अपनी मश्क का। 10 ग्राम HCl बनाने के लिए कितना HCl बनाना है आपने? 10 ग्राम। मास बता दिया हुआ है। पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि इतना HCl बनाने के लिए HCl के कितने मोल्स दरकार होंगे। मोल्स पूछे हैं, मास बता दिया कि कितने मोल्स दरकार होंगे। आपने इस मास का इस्तेमाल करते हुए आपने मोल्स की तादाद को बताना है इस सवाल के अंदर। अब पहले मोल्स मालूम करेंगे और सवाल का ही हिस्सा है जो इधर नहीं लिखा हुआ, मैं लिख रहा हूँ। HCl के कितने मोल्स और मॉलिक्यूल्स, मोल्स और मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। तो ये असल में आपका सवाल है कि आपने क्या बताने हैं। 10 ग्राम HCl बनाने के लिए HCl के आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है कि कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो मोल्स बताने हैं और मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। तो यहाँ पर तो मैं इसको इकट्ठा नहीं इस्तेमाल करता, इसको मैं पहला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और मोल की तादाद मालूम कर लूँगा, फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और उसकी मदद से मैं पार्टिकल की तादाद यानी कि मॉलिक्यूल की तादाद बता दूँगा। इन 2 फार्मूलों की मदद से अलग-अलग मैं इस सवाल को हल करूँगा, जबकि आखिरी सवाल को जब हल करने जाएंगे तो वहाँ पे मैं इन दोनों को अलग-अलग इस्तेमाल करने की बजाय एक जगह पर जाके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व हल करते हुए ये फार्मूला भी आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कैसे इसको किसी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जो स्टेटमेंट बताई गई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिख लेता हूँ। डाटा लिखना बहुत अहम है, इसकी मदद से हम सवाल को आगे लेकर चल सकते हैं। तो पहले तो देखिए हमें बताया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास, जो कि कितना बताया गया है, 10 ग्राम। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास इधर खुद ही लिख लेता हूँ क्योंकि वो मुझे आगे चल के भी मालूम करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास ये किसके बराबर होगा। मैं जानता हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, दोनों को मैं जमा करूँगा। मैं इधर लिखूँगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकल आएगा। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो मेरे पास ये बन गया 36.5 ग्राम फी मोल। ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास भी निकल आया। आगे चलता हूँ, मैंने मालूम क्या करने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिखता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मालूम करनी है। पहले मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स की तादाद को मालूम कर लेता हूँ, उसके बाद मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम कर लेंगे। तो दो हिस्से हैं यहाँ पर। पहले हिस्से में मैंने क्या मालूम करने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स की तादाद, और दूसरे नंबर पर उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो मोल्स की तादाद को मालूम करने के लिए मैं जानता हूँ मैं कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स ये बराबर होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया गया मास तकसीम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास। मास की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वो सवाल के बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है 10 ग्राम, जबकि मोलर मास हमने मालूम कर लिया है 36.5 ग्राम। मैं ग्राम फी मोल जब दोनों को तकसीम करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 0.27 मोल। ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या निकल आए हैं, मोल्स। ये पहला हिस्सा सवाल का जो मैंने हल किया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि मैंने इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बतानी है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स की तादाद बताने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अंदर जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि HCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद ये बराबर होगी HCl के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। HCl के मोल ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। मैं यहाँ पे HCl के मोल्स लिखता हूँ जो मैं यहाँ पे मालूम करके आया हूँ 0.27, जबकि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ये एक कांस्टेंट है और ये मुझे पता है कितनी है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब मैं दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 1.64 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास HCl के क्या निकल आएंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो ये दो हिस्से थे और ये असल में मेरा मुतलका जवाब था, मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना और HCl के मोल्स की तादाद को मालूम करना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 है कि 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं, 6 ग्राम का कितने हैं हमें नहीं पता, खैर पूछ क्या रहा है या बता क्या रहा है सवाल के अंदर कि 6 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स हैं अगर उतने ही एटम्स मैग्नीशियम के भी हों तो फिर मैग्नीशियम के उतने एटम्स का मास कितना होगा। अगर 6 ग्राम कार्बन के अंदर मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद हम बता दें और हमें पता हो कि मैग्नीशियम के भी उतने ही एटम्स हैं तो फिर मैग्नीशियम का मास भी बता देंगे। 6 ग्राम कार्बन के अंदर अगर हम कार्बन के एटम्स की तादाद निकाल लें और मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम के भी उतने ही एटम्स हैं तो फिर मैग्नीशियम का मास कितना होगा। तो पहले मैं पहले सवाल के पहले हिस्से को हल करता हूँ। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो आपने बताना है कि कार्बन 6 ग्राम है, इसकी मदद से कार्बन के कितने एटम्स होंगे। कार्बन के ग्राम से, कार्बन के मास से मैंने कार्बन के एटम्स निकालने हैं, पहली बात। फिर जितने कार्बन के एटम्स निकलेंगे उतने ही मैग्नीशियम के चूँकि एटम्स होंगे तो फिर मैं उन एटम से क्या मालूम कर लूँगा, मैग्नीशियम का मास मालूम कर लूँगा। दो हिस्से, कार्बन के मास से मैग्नीशियम के एटम्स निकालने हैं, वो कार्बन के मास से कार्बन के एटम्स निकालने हैं, उतने ही एटम्स होंगे मैग्नीशियम के
तो फिर मैं उस उतने ही एटम की मदद से मैग्नीशियम का मास मालूम कर दूंगा। तो दो हिस्से हैं मेरे पास सवाल के। पहला हिस्सा इसका हल करते हैं। पहला हिस्सा है क्या मालूम करना, कार्बन के एटम्स, ये मालूम करना चाह रहे हैं हम। पहले नंबर पर कार्बन के एटम, किसकी मदद से, कार्बन का मास दिया गया है। अब अगर आप ये पहली कैलकुलेशन देखें जो कि मोल मास कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं एटम मालूम करना चाहता हूँ तो मेरे पास कहीं भी एटम के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब तो एटम को मालूम करने के लिए मैं पहला फार्मूला यहाँ से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरा फार्मूला देखूँ तो दूसरा फार्मूले की मदद से मैं एटम्स की तादाद मालूम तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि मुझे पता है, और साथ में मोल की तादाद पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मोल की तादाद नहीं बताई हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह के सवाल को ज़्यादा आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों को मिलाकर मोल मास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन दोनों के फार्मूलों को इकट्ठा करके यकजा कर दिया है और ये एक नया फार्मूला बना दिया है। अगर आप इस फार्मूले के अंदर देखें तो पार्टिकल की तादाद, एटम की तादाद भी मौजूद है और इस फार्मूले में मास भी मौजूद है। एक चीज़ है मोलर मास, एक चीज़ है एवोगैड्रोस नंबर। तो हम जिस चीज़ के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस चीज़ का मोलर मास, हम कार्बन के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कार्बन का मोलर मास मुझे पता है कि ये 12 ग्राम फी मोल है, जबकि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी मुझे पता है। पार्टिकल्स की तादाद मतलब यहाँ पे एटम्स की तादाद है जो हम मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमने मालूम करनी होगी यहाँ पे, जबकि मास कार्बन का दिया गया होगा और वो कितना है 6 ग्राम। तो यहाँ पे मैं सीधा ये वाली मसावात इस्तेमाल करूँगा। ये तीसरे नंबर पर जो मैंने पहले दोनों को मिलाने से बनाई है, तो इस मसावात को इस्तेमाल करके मैं सीधे ही क्या निकाल लूँगा, कार्बन के एटम्स की तादाद को मालूम कर लूँगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास बराबर है एटम्स की तादाद, पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल से मुराद है एटम, एटम्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे कार्बन के एटम्स की तादाद मालूम करनी है, जबकि कार्बन का मास दिया गया है। कार्बन का मोलर मास मैं जानता हूँ 12 है। मैं ये यहाँ से एवोगैड्रो नंबर तकसीम हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी जानिब लेकर जाऊँगा तो ये इस पूरे हिस्से के साथ दूसरी तरफ जाकर ज़रब खा जाएगा। तो इसको मैं लिखूँगा शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, कार्बन के एटम्स की तादाद, ये इस तरफ बचेगी। अब कार्बन का मास कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, इसका मोलर मास 12 ग्राम, ये याद रखने हैं आपने। 6 ग्राम तो सवाल में दिया है, 12 आप ज़ुबानी याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल की मदद से। और एवोगैड्रोस नंबर ये भी मैं जानता हूँ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, कार्बन के एटम्स की तादाद। जब मैं कार्बन के एटम की तादाद को हल करूँगा तो मेरे पास इस सारे हिस्से को हल करके इसका जवाब आ जाएगा 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। तो ये मेरे पास क्या निकल आएंगे, कार्बन के एटम्स। हमारा सवाल बताता है हमें कि जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतने ही मैग्नीशियम के एटम्स होंगे। तो दिए गए डेटा के मुताबिक मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद भी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। लिहाजा अब मैं मैग्नीशियम का मास भी यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। मैं इसी फार्मूले का इस्तेमाल दोबारा करूँगा
क्योंकि अब मुझे एटम्स की तादाद पता है, एवोगैड्रो पता है, मैग्नीशियम का मोलर मास भी पता है, मैं मैग्नीशियम का मास यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। तो फार्मूला मेरे पास बनेगा मैग्नीशियम का मास तकसीम मैग्नीशियम का मोलर मास, ये बराबर है मैग्नीशियम के एटम्स तकसीम एवोगैड्रो नंबर। मैग्नीशियम का मास ये हम मालूम करना चाहते हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ मैग्नीशियम का मास, जबकि बाकी चीज़ें एक तरफ लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के एटम्स तकसीम एवोगैड्रो नंबर, और मैग्नीशियम का मोलर मास इस दूसरी जानिब आकर यहाँ पर ज़रब हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा मैग्नीशियम का मोलर मास, मैं ये सारे नंबर लिखूँगा, सारी वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा। मैग्नीशियम के एटम्स 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23, एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम फी मोल। मैं इन सारे नंबर्स को जब यहाँ से हल करूँगा तो मेरे पास आखिरी जवाब आएगा 12 ग्राम। तो ये मैंने क्या मालूम कर लिया, मैग्नीशियम का मास मालूम कर लिया। तो यही मेरा मुतलका जवाब है। मुझे बताया गया था कि कार्बन 6 ग्राम है, इसके एटम्स जितने भी हैं उतने ही मैग्नीशियम के एटम्स हैं। तो बताएं फिर मैग्नीशियम का मास क्या है। तो पहले मैंने कार्बन के एटम से कार्बन के मास से कार्बन के एटम्स निकाले, उतने ही मैग्नीशियम के एटम फ़र्ज कर लिए सवाल के मुताबिक, और उतने ही मैग्नीशियम के एटम से मैंने मैग्नीशियम का मास मालूम कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप इसको याद रखेंगे। ये अलहदा से कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि हमने इस फार्मूले को पहली 2 तरह की कैलकुलेशन का ही इस्तेमाल करते हुए बनाया है। और इस तरह के कुछ सवालों के अंदर हम अगर ये सीधी तरह से ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर लें तो उन सवालों को करना हमारे लिए कदरे आसान होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने एक नया फार्मूला सीखा जो कि मास मोल कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का ही मिलाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ एक रिलेशन था, एक ताल्लुक़ था। तो इसकी मदद से न्यूमेरिकल को करना कदरे आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।